हेलो सिक्स क्लास, गुड मॉर्निंग। हम हमारा ये 8वां पार्ट पढ़ रहे थे, शरीर में गति, है ना। इसमें हमने जंतुओं की चाल के बारे में पढ़ा था, केंचुए की चाल हमने देखी थी। अब देखो हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे घोंघा की। घोंघा किस तरीके से गति करता है, तो देखो घोंघा। किसी बगीचे में एक घोंघे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? इस तरीके का होता है ये घोंघा ना। इसके ऊपर देखो ये गोल संरचना दिखाई दे रही है ना, इसे कवच कहते हैं। ये जो इसकी पीठ के ऊपर जो गोल संरचना बनी हुई है ना, ये गोल संरचना, इसको बोलते हैं कवच। इसे कवच कहते हैं। और ये घोंघे का बाह्य कंकाल है। जैसे हमारे शरीर का कंकाल होता है ना, हड्डियों से मिलकर के बनता है, ऐसे ही यह घोंघे का बाह्य कंकाल होता है। परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। जैसे मानव कंकाल तो किससे मिलकर के बनता है? अस्थियां होती है इसके अंदर में, लेकिन घोंघे के कंकाल में अस्थियां नहीं होती। यह कवच एकक होता है, यानी एक ही पेशी का बना होता है पूरा का पूरा। और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है, मतलब जैसे जैसे घोंघा गति करता है वैसे वैसे ये खींचता जाता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग का परीक्षण, मतलब ऊंचा रखो, कांच की पट्टी ऐसे ऊंची रखो, है ना, और नीचे से देखो, है ना, ऐसे ऊंची रख दी, इसके ऊपर घोंघा बिठा दिया हमने, और जब वो गति कर रहा है इस तरीके से, तो उसको नीचे से देखो। तो क्या देखते हैं हम कि कवच का छेद खुलने पर, कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना, जैसे कवच का छेद खुलता है उसके उसमें क्या देखते हैं हम? मोटी मांसल, मांस की बनी हुई संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है, केवल पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पाद पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। पाद पैर की लहरदार, लहर का मतलब पहले आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे, इस तरीके से घोंघा गति करता हुआ चलता है। क्या घोंघे की गति केंचुए की गति से तीव्र या धीमी है? तो घोंघा जो है केंचुए से तेज चलता है। फिर हम बात करेंगे तिलचट्टे की। तो तिलचट्टा क्या होता है? देखो, किसी कॉकरोच, कॉकरोच तो जानते हो ना, उसी को तिलचट्टा कहते हैं, का परीक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है और दीवार पर चढ़ता है। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है। कॉकरोच को देखा होगा, जमीन पर भी चलता है, दीवार पे भी चढ़ता है, और वायु में उड़ता भी है, यानी ये चलता भी है और उड़ता भी है, दोनों बातें हो गई। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी, जैसे हमारे 2 जोड़ी पैर हैं, ऐसे ही इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है ना। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। इस तरीके का होता है। देखो, तिलचट्टा जो है इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे, आगे के पैर संकरे होते हैं, और पीछे के पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशेष पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। जो वक्ष की पेशियां होती हैं ना, बीच की जो पेशियां हैं, वो क्या करती है? तिलचट्टे को उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। इस तरीके से तिलचट्टा उड़ भी सकता है और दीवार पर चढ़ भी सकता है, ज़मीन पर चल भी सकता है। फिर बात करेंगे हम पक्षी की। तो देखो, पक्षी का कंकाल इस तरीके का होता है। ये पक्षी का कंकाल दिखा रखा है तुम्हें, ओके। तो पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उड़ने के लिए अनुकूलित होने का मतलब, उड़ने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी शरीर में पाई जाती है। जैसे उड़ने के लिए क्या होना चाहिए? जो वस्तु उड़ती है ना, उसका वजन हल्का होता है। इसीलिए सारे पक्षी देखोगे ना आप, उनका ज़्यादा वजन नहीं होता। हड्डियाँ खोखली होती है, इनके अंदर भी पक्षियों में सारी हड्डियाँ खोखली पाई जाती है। इसीलिए तो अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। अस्थियों में क्या होते हैं? वायु प्रकोष्ठ होते हैं। वायु प्रकोष्ठ का मतलब क्या हुआ कि हड्डियाँ जो होती है अंदर से खोखली होती है, जिनके कारण उनकी अस्थियाँ हल्की परंतु मजबूत होती है। वायु प्रकोष्ठ होने के कारण क्या हो जाता है? हड्डियाँ, अस्थियाँ जो होती है हल्की होती है लेकिन मजबूत होती है। और पश्चपाद यानी पैरों की अस्थियाँ चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है।
अग्रपाद यानी आगे के पैर, अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। आगे की अस्थियां जो है अपना रूप बदल करके पंख बना लेती है। और कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाले पक्षियों को पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंख को ऊपर नीचे करने में सहायता देती है। इस वजह से पक्षी उड़ पाते हैं। इसके आगे है मछली और एक और बचेगा सर्प। इन दोनों की गति हम कल देखेंगे। अब देखो 3 पढ़ लिया हमने, एक तो पक्षी के बारे में जाना, एक तिलचट्टे के बारे में जाना और एक घोंगे के बारे में। अब इस पर जो प्रश्न बनते हैं है ना, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि घोंगे की गति के विषय में लिखिए। घोंगा किस प्रकार गति करता है। तो घोंगे की गति अभी हमने देखा घोंगे के बारे में। अब घोंगा किस प्रकार गति करता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो देखो सबसे पहले है घोंगे की पीठ पर एक गोल संरचना होती है। घोंगे की पीठ पर एक जो होती है जो कवच कहलाती है। जो नहीं दिख रहा है ना, यहाँ लिख लेना, जो होती है जो कवच कहलाती है। फिर घोंगे के कवच के छेद से एक सिर तथा दृढ़ पेशियां, सिर नहीं दिख रहा है, सिर यहाँ पे लिख लेना। सिर तथा दृढ़ पेशियों से बना पैर बाहर निकलता है। यह इस पेशीय पाद को, यह के बाद में यहाँ पे लिखा है यह इस पेशीय पाद यानी पैर की सहायता से ही गति करता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न है कि तिलचट्टा चलता है और वायु में उड़ता है। स्पष्ट करो। प्रश्न क्या है, तिलचट्टा चलता भी है और वायु में उड़ता भी है। तो इसका उत्तर देखो। अब तिलचट्टा जो है, देखो बड़ा करके बता देता हूँ। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है ना। इसमें क्यों होता है ऐसा कि इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। अब ये पैर तो चलने में सहायता कर देते हैं। ठीक है। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियां देखी ना हमने, जहाँ पर अस्थियां जुड़ती हैं, संधियों द्वारा बना होता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। ये तो बात हो गई चलने की। अब उड़ने के लिए देखो, वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशेष पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है और वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसकी परों को गति देती है। इस वजह से वो उड़ भी पाता है और चल भी पाता है। ठीक है। और लास्ट प्रश्न है हमारा, पक्षी उड़ सकते हैं, कारण सहित समझाइए। उड़ क्यों पाते हैं पक्षी। तो देखो, पक्षी उड़ सकते हैं। पक्षी उड़ पाते हैं क्योंकि इनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिस कारण इनकी अस्थियां हल्की और मजबूत होती है ना। वायु प्रकोष्ठ होने का मतलब क्या हुआ कि इनकी अस्थियां अंदर से खोखली होती है, खोखली भी होती है और मजबूत भी होती है। इनके पिछले पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है और आगे के पैरों की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। आगे वाले पैरों की जो हड्डियां होती है, अस्थियां होती है, वो पंखों में परिवर्तित हो जाती है। कब? उड़ते समय। इनके कंधे की अस्थियां मजबूत होती है और वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। इस वजह से पक्षी उड़ पाते हैं। तो ये चारों प्रश्न कॉपी में नोट करने हैं। ओके, थैंक यू क्लास।